Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Rasayanic Mind, and today we are going to start our first chapter of class 10th chemistry, and the heading of our chapter is chemical reactions and equation. तो आज हम पढ़ने वाले हैं chemical reactions और उनकी equations के बारे में. So before starting our main topic, we are going to discuss about few points. Okay, and the first point is matter. मीन्स हमें पता होना चाहिए मैटर क्या होता है. व्हाट इज मैटर? सो हम मैटर को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? एनीथिंग विच हैव सम मास एंड कैन ऑक्यूपाई सम स्पेस इज नोन एज मैटर. कोई भी ऐसा कंपाउंड या कोई भी ऐसा मटेरियल जिसका कोई मास होता है और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, उसे हम बोलते हैं मैटर. मैटर कैन बी एग्जिस्ट इन एनी फॉर्म. इट कैन बी अ सॉलिड, इट कैन बी अ लिक्विड और अ गैस. तो फॉर एग्जाम्पल जो हमारा वाटर है वो भी एक मैटर है, हमारी ऑक्सीजन है वो भी एक मैटर है, और कोई सॉलिड कंपाउंड है वो भी एक मैटर है. नाउ द सेकंड पॉइंट टू डिस्कस इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. तो हम जो हमारे मैटर में जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं उन्हें हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? फिजिकल चेंजेस मीन्स फिजिकल चेंजेस आर दोज इन विच ओनली द स्टेट और फेज स्टेट और फेज ऑफ मैटर वेरीज. मतलब जो ओवरऑल प्रॉपर्टीज है वो सेम रहती है, उनमें कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ उसकी स्टेट और फेज में चेंज होता है. जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हमने एक बीकर में वाटर लिया है और उसे हमने फ्रीजर में रख दिया. बाद में क्या होता है, वो सॉलिडिफाई होके आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ क्या हुआ है, पहले हमारा वाटर लिक्विड था, अभी वो सॉलिड बन गया है. सो ओवरऑल चेंज सिर्फ स्टेट में हुआ है, लेकिन स्टिल इट इज वाटर, तो इसकी प्रॉपर्टीज सेम है. सो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस. एंड द रिएक्शंस आर नोन एज फिजिकल रिएक्शन. ओके, द सेकंड पॉइंट इज केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस आर दोज इन विच प्रॉपर्टीज वेरीज. ओके, मतलब कोई भी हमारा मैटर है या कोई हमने मटेरियल लिया है, तो रिएक्शन के दौरान उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज होता है. जैसे कि अगर हम कार्बन लेते हैं, कार्बन को हम बर्न करेंगे एयर की प्रेजेंस में, तो वो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है. तो इनिशियली कार्बन एक सॉलिड था, लेकिन लास्ट में जब प्रोडक्ट बना तो वो गैसियस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है. तो प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई है, क्योंकि जो यहाँ था ये हमारा प्योर मेटल था, कार्बन एटम था प्योर, और यहाँ इसमें ऑक्सीजन भी कंबाइन है, तो ये इम्प्योर है, उतना प्योर नहीं है इनिशियल एलिमेंट के जैसे. तो ओवरऑल प्रॉपर्टीज में चेंज हो गया है. तो ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस, एंड द रिएक्शंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन. यहाँ हमें कुछ हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड सिचुएशंस दी गई है, और हमें यहाँ पे ये सोचना है कि इन सब में क्या हो रहा है. मतलब बेसिकली हमें ये समझना है किस टाइप का चेंज हो रहा है. So the first is milk is left at room temperature in summer. अगर हम गर्मी के टाइम में मिल्क को बाहर छोड़ देते हैं, मीन्स फ्रिज में ना रख के उसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं, तो बेसिक होता क्या है, यहाँ पे जो मिल्क है वो फट जाता है. तो क्या हुआ है, इनिशियली उसका टेक्सचर अलग था मिल्क का, लेकिन जो फटने के बाद जो मिल्क का टेक्सचर है वो अलग होता है, और जो मिल्क में थोड़ा स्वीटी टेस्ट होता है, बट जो फटने के बाद टेस्ट है थोड़ा सा खट्टा होता है, सोर टाइप्स. तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई है. The second one is an iron tawa or pan is exposed to humid atmosphere. Okay, so अगर हम किसी भी लोहे की चीज को, चाहे वो हमारा पैन हो, कोई नेल हो या कोई तवा हो, अगर हम उसे थोड़े नमी वाले एटमोस्फेयर में रखते हैं, तो क्या होता है वहां पे? इनिशियली क्या था, वो आयरन है, उसमें प्योर आयरन है. आयरन मीन्स Fe. ओके, प्योर आयरन है. और हमारे एटमोस्फेयर में क्या होता है? एटमोस्फेयर में मींस अगर ह्यूमिड है तो वाटर प्रेजेंट है, और नॉर्मल है तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है. तो होता क्या है, ये रिएक्ट करता है और आयरन की ऑक्साइड बना देता है. हाँ, आयरन की ऑक्साइड बना देता है ये. तो हम देखते हैं ना कि अगर हमने कोई लोहे का सामान बाहर रख दिया है, छोड़ दिया है, तो कुछ टाइम के बाद उस पर कुछ ब्राउन ब्राउन थोड़ा रस्ट टाइप जमा हो जाता है. तो वो रस्ट है, वो आयरन की ऑक्साइड होती है, जो कि वो हमारे एटमोस्फेयर के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करता है. तो यहाँ भी क्या हुआ है, इनिशियली वो प्योर आयरन मेटल था, लेकिन फाइनल क्या हुआ, वो आयरन ऑक्साइड मीन्स रस्ट में कन्वर्ट हो गया है. तो जो मेटल की प्रॉपर्टी है वो यहाँ वेरी कर गई है. तो ये भी एक एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का. एंड द सेकेंड वन इज
फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, जो हमारे ग्रेप्स है उनका फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। तो क्या होता है, जो उसके इनिशियल उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर वगैरह होते हैं उनका ब्रेक डाउन हो जाता है एंजाइम की प्रेजेंस में, और वो नए कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कुकिंग ऑफ फूड एंड देन फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। हम खाना बनाते हैं तो इनिशियली क्या है, जो हमारी वेजिटेबल्स होती है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होती है सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो क्या होता है, जब हम उसे कुक करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं, तो मिक्स करके लास्ट में करी टाइप हमारा खाना बनता है। तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे भी कुछ रिएक्शन हुई है, तो जो हमारी फूड की प्रॉपर्टीज है वो ओवरऑल वो चेंज हो गई है। और जब हम उसी पकाए हुए खाने को खाते हैं तो हमारे स्टमक में जाने के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स और एसिड प्रेजेंट होते हैं, उनके बेसिस में हमारे फूड का डिकम्पोजिशन होता है और वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ भी क्या हुआ है, हमारे फूड की प्रॉपर्टीज चेंज हुई है, उनकी जो आइडेंटिटी थी उन्होंने वो लूज कर दी है। तो ये सारे एग्जाम्पल है हमारे केमिकल चेंजेस। एंड सेम वेज रेस्पायर। ओके, तो हमारे जो ऊपर दिए गए जो सारे एग्जाम्पल थे वो ये शो कर रहे हैं कि जो इनिशियल सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज हो गया है, और प्रॉपर्टी में चेंज हुआ है तो इट मींस इट इज अ केमिकल चेंज एंड द रिएक्शन हैपनिंग इज केमिकल रिएक्शन। So you may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reactions. How do we come to know that chemical reaction take place? Let us perform some activities to find the answer to these questions. So हमें अगर डिटेल्स में ये समझना है केमिकल रिएक्शन कैसी होती है, वो कहाँ होती है, और अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हम कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस में होता क्या है। ओके, एंड आवर फर्स्ट एक्टिविटी इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। सो अगर हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम रिबन है तो मतलब उसमें प्योर मैग्नीशियम मेटल है, तो इनिशियली वो सॉलिड फॉर्म में है। जब हम उसे बर्न करते हैं एयर की प्रेजेंस में, इट मींस उसका रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो मैग्नीशियम जब बर्न होता है तो वो फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो कि जलने के बाद नीचे वो सबमिट हो जाता है, मींस पाउडर की फॉर्म में। तो ये हमारा क्या बन जाता है, बन गया है ये पाउडर। तो इनिशियली क्या था, ये प्योर मैग्नीशियम मेटल था। नाउ इट इज नॉट प्योर मेटल, इट ऑल्सो कंटेन ए ऑक्सीजन एटम। तो क्या है, प्रॉपर्टीज चेंज हो गई है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, उसकी ऑक्साइड फॉर्म होती है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, it forms a white flame. So, as it is given, you must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling flame and change into a white powder. तो यहाँ हमने क्या देखा है, यहाँ हमने देखा कि इनिशियली जो हमारा मैग्नीशियम था वो एक प्योर मेटल था, उसका एक डिफरेंट कलर था, और जब हमने उसे बर्न किया एयर की प्रेजेंस में तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे जो फर्स्ट चेंज हमने देखा है, क्या देखा है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। मींस जब वो बर्न करता है तो जो उसकी फ्लेम है उसका एक डेजलिंग व्हाइट कलर है, तो वो कलरेशन शो करता है बर्निंग के टाइम पे। So the first thing which shows that it is a chemical reaction, and the second thing is it changes into a white powder. तो इनिशियली क्या था, वो एक सॉलिड सब्सटेंस था, बट जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो व्हाइट पाउडर है। सो व्हाइट पाउडर है मींस वो क्या बना है, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो this powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between the magnesium and oxygen in the presence of air. So ये यहाँ क्या बोल रहा है कि जब हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, जो कि एक व्हाइट पाउडर की फॉर्म में हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो मतलब यहाँ चेंज हुआ है, ओवरऑल चेंज, जिसे हम बोल सकते हैं केमिकल चेंज। अब है हमारी सेकेंड एक्टिविटी 1.3। हम यहाँ एक एग्जाम्पल देख रहे हैं जो दिया गया है। द एग्जाम्पल इज
take a few granules of zinc in a conical flask or test tube. It means हमें क्या करना है, सबसे पहले किसी conical flask में या test tube में कुछ zinc के granules लेने हैं. Then add the dilute hydrochloric acid and sulfuric acid to this. उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें एसिड डालना है. तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स, हाइड्रोक्लोरिक किसका नाम है, HCl का. हाइड्रोक्लोरिक मीन्स HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4. सो दोनों एसिड है, दोनों H+ साइन देते हैं, तो हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. तो जब हम किसी बीकर में, नहीं कोई फ्लास्क या किसी ट्यूब में जिंक के ग्रैन्युल्स लेते हैं एंड उसमें एसिड ऐड करते हैं, तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. तो क्या हुआ, यहाँ क्या रिएक्शन थी, जिंक प्लस एसिड ने हमें क्या दिया, HCl H+ देगा, और हमने जो प्रोडक्ट फॉर्म किया है ZnCl2 प्लस H2. तो हम इसे ऐसे बैलेंस कर सकते हैं. तो यहाँ क्या हुआ है, ओवरऑल इनिशियली जो हमारा प्रोडक्ट था, जिंक एक सॉलिड रिएक्टेंट था एंड जो HCl है वो एक लिक्विड रिएक्टेंट है, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट बना है, क्या बना है, गैस. हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है, जो कि एक गैसियस प्रोडक्ट है. तो यहाँ भी हम ऐसा देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज में ओवरऑल चेंज हुआ है. तो ये सब चेंजेस किसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग बताइए. तो अगर कोई चेंज हो रहा है, सिर्फ स्टेट और फेज को छोड़ के अगर कोई और चेंज होता है, तो वो किसे रिप्रेजेंट करता है, ऑब्वियसली इट रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन. सो फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज वी कैन से दैट any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place. So वो हमारी क्या क्या changes है जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि chemical reaction हुई है, change in state, change in color, evolution of gas and change in temperature. So अगर हमारी किसी भी रिएक्शन के दौरान हमारी स्टेट में चेंज होता है, कलर में चेंज होता है, या गैस रिलीज होती है, या हमारा टेम्परेचर चेंज होता है, तो ये सब चेंजेस शो करते हैं एक केमिकल चेंज को, एंड द रिएक्शन इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. सो अभी तक हमने सिर्फ ये समझा है कि कोई चेंज होगा तो हम उसे कैसे पहचानेंगे, वो किस टाइप का चेंज है. तो जिस टाइप का चेंज होगा उसके बेसिस पे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कैसी रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर फिजिकल रिएक्शन हो रही है. तो ये सब हमने समझ लिया है. Now the second step is how to write a chemical reaction. अभी जैसे हमने समझा कि मैग्नीशियम था, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, बट कोई हमें पूछेगा कि व्हाट रिएक्शन हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम इज बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. तो हम उसे ऐसे स्टोरी तो नहीं सुना सकते हैं कि हम बोलेंगे ओके ये बर्न करता है, ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है. तो हमें एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिखना होगा. तो a proper representation or symbolic representation used to represent a chemical reaction is known as chemical equation. So basically हम यहाँ कैसे बोल सकते हैं, तो हमें सबसे पहले समझना है केमिकल इक्वेशंस के पार्ट. केमिकल इक्वेशन में मेजर 2 पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. सो व्हाट इज रिएक्टेंट, हम कैसे समझ सकते हैं रिएक्टेंट क्या होता है. The substance that undergo a chemical reaction or chemical change is known as reactant. So कोई भी ऐसा मटेरियल या सब्सटेंस जिसके अंदर चेंजेस होने जा रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं. And the new substance is going to form during the reaction is known as chemical product. Okay, तो बेसिकली हमने यहाँ क्या समझा है, हमारा वो इनिशियल मटेरियल जिसे हम यूज कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग में हमने जिसे यूज किया है रिएक्शन के लिए, उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट. एंड द न्यू कंपाउंड फॉर्म, ये जो नया फॉर्म हुआ है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट. तो क्या होता है, जनरली रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, और हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, हम हमेशा एक एरो लगाते हैं, और एरो की जो डायरेक्शन होती है इट शुड बी फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. सो ये एरो क्या शो करती है, दैट रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट. ओके, सो जो हमने एग्जांपल अभी पढ़ा था, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड. So
यहाँ क्या हुआ है, मैग्नीशियम रिबन हमने बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एंड इट गेट कन्वर्टेड टू द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो अभी स्टार्टिंग में हमने क्या यूज किया था, स्टार्टिंग में हमने यूज किया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जो दोनों मिलके इनिशियल रिएक्शन कर रहे हैं, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। और जो नया कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो ये क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट। एंड एरो शोज दैट रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, सो हमारी एरो होगी इसके बीच में। तो ये हमारा हो गया है जर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ रिएक्शन और लेफ्ट साइड ऑफ द एरो, एंड राइट प्रोडक्ट on the right side of the arrow, and the arrow shows that reactants are converting into the product. अब हम स्पेसिफाई करेंगे पर्टिकुलर रिएक्शन को। अभी हमने पढ़ा है जर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इक्वेशन, ओके, लेकिन हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना कि हम अगर कोई रिएक्शन हुआ है हम हमेशा ऐसे लिखेंगे कि रिएक्टेंट्स आर रिएक्टेड टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। तो हम हमेशा वर्डिंग यूज नहीं कर सकते हैं अपनी इक्वेशन को लिखने के लिए। सो जैसे हम वी आर यूजिंग अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन टू शो अ केमिकल रिएक्शन, सो ऐसे ही पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को शो करने के लिए भी हमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है। सो इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन can be made more concise and useful if we use the chemical formula instead of words. It means ये भी यही बोल रहा है कि हम अपनी रिप्रेजेंटेशन को और ज्यादा कंसाइज और रिप्रेजेंटेटिव इफेक्टिव बना सकते हैं अगर हम वर्ड्स के प्लेस में अपना केमिकल फॉर्मूलाज यूज करें। क्योंकि ऐसे हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन है, जो इक्वेशन है वो एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और जो केमिकल फॉर्मूलाज हैं वो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मेटल, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है Mg। दिस सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नीशियम, एंड जो ऑक्सीजन है इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन डायटोमिक फॉर्म। तो हम इसे क्या लिखेंगे, O2। मैग्नीशियम एंड O2 रिएक्ट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। So it is our correct way to represent a chemical reaction in more concise and effective manner. So अब लास्ट में हम क्या करते हैं, हमने रिएक्शन तो लिख दिया है, बट हम जनरली ये देखते हैं कि हमारा रिएक्टेंट के बोथ साइड में हमारा जो मास है वो इक्वली बैलेंस है या नहीं है। बिकॉज हमने पढ़ा है, जैसे कि अपने 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। So what is the law of conservation of mass? It states that mass can neither be created nor be destroyed. इसका मतलब है कि मास को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इतना हो सकता है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। तो मास एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, बट ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम उसे फॉर्म कर सकते हैं। तो दिस लॉ एंड इट इज अ यूनिवर्सल लॉ, सो इट शुड बी आल्सो फॉलोड इन द केस ऑफ केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन। अभी जैसे हम यहाँ काउंट करते हैं कि हमने देखा कि वन मैग्नीशियम एटम combining with one molecule of O2 and forming one molecule of MgO। लेकिन यहाँ क्या है, एक मैग्नीशियम का एटम है और ये 2 एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ है उसमें सिर्फ एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट इज हैविंग वन लेस ऑक्सीजन एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब जो ऑक्सीजन एटम है प्रोडक्ट साइड, ये 2 होने चाहिए, तभी रिएक्शन हमारी बैलेंस होगी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो किया जा सकता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। सो इट इज जनरली यूज्ड to show that law of conservation of mass is also applicable in case of chemical reactions. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, in other word
the number of atom of each elements remains same on the both side before or after the chemical reaction. Hence, we need to balance a skeleton equation. मतलब यही है कि अगर हमें ये शो करना है कि रिएक्टेंट रिएक्शन के बाद और रिएक्शन के पहले जो हमारा एलिमेंट है उनके एटम नंबर ऑफ एटम्स है वो बैलेंस है, तो हमें क्या करना होगा, ओवरऑल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है. सो यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है, जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म जिंक सल्फेट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस. तो इसे अगर हम उसके केमिकल सिंबल्स की फॉर्म में या फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं तो हमारी ये रिएक्शन है, ये जिंक प्लस H2SO4 फॉर्मिंग ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है यहाँ पे. तो अगर हम यहाँ काउंट करें, हमारा रिएक्टेंट साइड में एक जिंक का एटम है, प्रोडक्ट साइड में एक जिंक का एटम है. रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 हाइड्रोजन एटम है. दोनों साइड हमारा एक एक सल्फर है. और जो हमारे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है दोनों साइड 4 हैं. सो ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ रिएक्शन. तो ये रिएक्शन क्या हुई है, बैलेंस है. ओवरऑल मास यहाँ क्या है, बैलेंस है. सो अब हम देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल. आवर सेकेंड एग्जाम्पल इज आयरन मेटल रिएक्ट with water and form iron oxide and evolve hydrogen gas. ये हमारी क्या है, आयरन की ऑक्साइड है और जो हाइड्रोजन है वो गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो रही है. किसी भी रिएक्शंस को अगर हमें बैलेंस करना है या कुछ भी करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. तो कुछ रूल्स यहाँ दिए गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट द केमिकल इक्वेशन इनटू बॉक्सेस and do not change anything inside the box while balancing the equation. Means हमें इक्वेशन को as it is लिख देना है. सिर्फ क्या करना है, हर रिएक्टेंट और हर प्रोडक्ट को एक बॉक्स के अंदर लिखना है और अपनी तरफ से हमें इसमें कुछ चेंज नहीं करना है. बैलेंसिंग में हमें कभी भी उसके फॉर्मूले के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, फॉर्मूला सेम रहता है एज इट इज. ओके, अब हमने रिएक्शन तो लिख दिया ऐसे. नाउ सेकेंड स्टेप इज list the number of atom of different element present in the unbalanced equation. Means अभी हमें काउंटिंग करनी है कि लेफ्ट साइड में हमारे कितने एटम्स है, राइट साइड में कितने एटम है. सबसे पहले हम काउंट करते हैं आयरन के एटम्स को. सो लेफ्ट साइड में एक आयरन एटम है, राइट साइड में 3 आयरन एटम है. सो क्या हुआ, हमारा जो आयरन है यहाँ पे अनबैलेंस है. नाउ सेकेंड थिंग टू काउंट इज हाइड्रोजन एटम. यहाँ कितने हैं, 2. हम इन्हें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 into 2 8. तो क्या हो जाएंगे, बोथ साइड विल हैव 8 हाइड्रोजन एटम. सो ये यहाँ दिया गया है 4 into 2 8 और 8. तो हमारी जो रिएक्शन है, हमारी रिएक्शन ये बन जाएगी. सो अभी क्या हुआ, हमारा नंबर ऑफ ऑक्सीजन बैलेंस हो गए हैं और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बैलेंस हो गए हैं. अब हम किसको बैलेंस करेंगे, हम आयरन को बैलेंस करेंगे नेक्स्ट स्टेप में. ओके, हम अपनी रिएक्शन को यहाँ दोबारा लिखते हैं. अभी हमारी रिएक्शन बन गई है आयरन प्लस 4H2O कन्वर्टिंग इनटू Fe3O4 प्लस 4 हाइड्रोजन. 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, ये सब बैलेंस है. लास्ट में हमारा सिर्फ बचा है आयरन बचा है. अभी हमें आयरन को बैलेंस करना पड़ेगा. सो रिएक्टेंट हैविंग ओनली 1 आयरन एटम and product is having 3 iron atom. तो अगर हम अपने इस आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो बोथ साइड में क्या होगा, 3 आयरन एटम हो जाएंगे and our overall reaction will become this. Okay, in last step अब हम चेक करेंगे, मीन्स फाइनल चेक कि हमारा ओवरऑल जो मास है वो बैलेंस है या नहीं बैलेंस है. सो 3 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन 8 hydrogen. It means number of element on the both side are equal or balanced. तो क्या हुआ, यहाँ हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया है और इस मेथड को हम बोलते हैं हिडन ट्रायल मेथड. दिस मेथड इज नोन एज हिडन ट्रायल मेथड. अब हमारा एक स्टेप और है कि राइटिंग द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट. केयरफुली एग्जामिन द अबाव बैलेंस इक्वेशन. Does this equation tell us anything about the physical state of reactant or product? Tell. Our answer is no. No information has been given in the equation about the physical state.
मतलब ये यहाँ ये कहना चाह रहा है कि हमने रिएक्शन तो बैलेंस कर दी, लेकिन जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी स्टेट के बारे में हमें कुछ आइडिया मिला रिएक्शन से, कि मीन्स वो किस स्टेट में या किस फेज में प्रेजेंट है। तो इस रिएक्शन से तो अभी हमें कोई आइडिया नहीं मिला। तो हम क्या करते हैं, टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन along with their chemical formula. इट मीन्स हम अपनी रिएक्शन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, मतलब कि सिर्फ हम अपनी इक्वेशन को देख के ही उसके बारे में सारी नॉलेज समझ पाए, ऐसा करने के लिए हम उसके साथ क्या करते हैं, जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनकी स्टेट्स को, फिजिकल स्टेट को ब्रैकेट में उनके साथ में लिख देते हैं। सो क्या होता है, हम जनरली अपनी स्टेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कोई सॉलिड स्टेट है, मतलब कोई कंपाउंड सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, तो हम उसके साथ ब्रैकेट में लिखते हैं S। कोई लिक्विड में प्रेजेंट है तो हम लिखते हैं L, और कोई गैस में प्रेजेंट है तो हम उसे बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट G ब्रैकेट क्लोज। तो ये सब जो रिप्रेजेंटेशन है वो शो करती है हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट्स को। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी ने हमें से बैलेंस इक्वेशन पूछी है तो हमें उसे स्टेट लिखना जरूरी है, अगर हम विदाउट स्टेट के लिखेंगे तो भी इट इज ओके। बट क्या होता है कि अगर हम फेजेस और उसकी स्टेट को उसके साथ में लिख दें तो जो हमारा रीडर है उसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए तो अभी हमने जो रिएक्शन लिखी थी कि आयरन इज रिएक्टिंग विद वाटर एंड फोम आयरन ऑक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, हमने इसे बैलेंस किया था, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया था, इसे 4 से और इसको 4 से। तो अगर हम ब्रैकेट में लिखेंगे, जो आयरन क्या है हमारा सॉलिड है, तो ब्रैकेट में सॉलिड लिखेंगे, वाटर के ब्रैकेट में गैस लिखेंगे, और जो हमारा कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो भी हमारा सॉलिड है, और जो हमारी हाइड्रोजन है ये गैस की फॉर्म में है। सो इट मीन्स ये तो हम समझ गए हैं कि जो आयरन एक सॉलिड कंपाउंड है, आयरन ऑक्साइड बनी वो भी सॉलिड, और जो हाइड्रोजन है वो तो गैस होती है। बट एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि हमने वाटर के ब्रैकेट में ये गैस क्यों लिखा है। सो नोट दैट the symbol gas is used with water to indicate that in this reaction water is used in form of steam. It means generally हम water को liquid form में use करते हैं, बस यहाँ रिएक्शन में क्या हुआ है, हमने उसे लिक्विड वाटर की फॉर्म में यूज नहीं किया है, पहले हमने उसे हीट किया है और वो गैस में कन्वर्ट हो गई है, मींस स्टीम बन गई है उसकी। तो हमने रिएक्शन में वाटर की स्टीम यूज करी है, तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा है सिंबल में गैस। सो ये शो करती है कि यहाँ लिक्विड वाटर नहीं, वाटर स्टीम की फॉर्म में यूज किया गया है। सो मीन्स अभी हम समझ गए हैं कि हमें रिएक्शन कैसे बैलेंस करनी है, और यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कुछ रिएक्शंस के, कि अभी हम अपने रिएक्टेंट प्रोडक्ट को तो लिख देते हैं सिंबल की फॉर्म में, देन उसकी जो स्टेट्स के बारे में लिखना है वो भी हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। बट अगर हमें रिएक्शन कंडीशंस लिखनी हो, इट मीन्स अगर कोई हमारा रिएक्टेंट है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट P, तो हम एरो के ऊपर क्या लिख सकते हैं, हमारी टेम्परेचर कंडीशंस, हमारी प्रेशर कंडीशन, और हमने कोई कैटलिस्ट यूज किया है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी रिएक्शन कंडीशंस हैं उनको हम एरो के ऊपर लिख सकते हैं। तो जैसे कि हमें एक एग्जांपल दिया गया है, कार्बन मोनोक्साइड गैस इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन गैस एंड कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड मिथेनॉल। तो क्या हुआ है यहाँ, जो इनिशियल था हमारा कंपाउंड, इनिशियल रिएक्टेंट्स थे हमारे, जो कार्बन मोनोक्साइड गैस है और हाइड्रोजन दोनों गैस है, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म क्या हुआ है यहाँ, मिथेनॉल, और मिथेनॉल क्या है, एक लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बट यहाँ लिखा गया है 340 एटमॉस्फेयर, ये क्या शो करता है, ये यहाँ शो करता है जो रिएक्शन है वो 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रही है, तो मतलब ये क्या है, प्रेशर कंडीशन है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस plus water molecules converting into glucose releasing oxygen and water. So यहाँ पे लिखा गया है सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो ये शो करता है कि जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, और कहाँ हो रही है, हमारे क्लोरोफिल के अंदर हो रही है। सो इन दिस वे वी कैन राइट आवर रिएक्शन कंडीशन ऑन द
एरो और अबव द एरो। सो अभी तक हमने क्या समझा है यहाँ पे, लास्ट स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। सबसे पहले हमने डिस्कस किया है व्हाट इज मैटर। सो वी कैन कंक्लूड दैट एनीथिंग व्हिच हैव सम मास एंड कैन ऑक्यूपाई सम स्पेस इज नोन एज मैटर। मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हर मैटर की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस। सो फिजिकल रिएक्शन आर दोस इन विच द ओनली चेंज इन स्टेट और फेज अकर, व्हाइल इन केमिकल रिएक्शन यहाँ पे प्रॉपर्टीज कंप्लीटली चेंज हो जाती है। उसके बाद हमने सीखा कि हाउ वी कैन राइट अ केमिकल रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। और समटाइम्स क्या होता है, हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं होती, सो हम उन्हें बैलेंस कर सकते हैं अपने कुछ रूल्स की हेल्प से। द फर्स्ट रूल इज, सबसे पहले हमें रिएक्शन को लिखना है अपने केमिकल फॉर्मूलाज के साथ, कोई छेड़खानी नहीं करनी है, सिर्फ उन्हें बॉक्सेस में लिख दो। देन काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड ऑफ रिएक्शन। अगर वो इक्वल है तो रिएक्शन बैलेंस है, अगर वो इक्वल नहीं है तो हमें बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है। बैलेंसिंग हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम उस मॉलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, और उसमें भी सबसे पहले बैलेंसिंग हम उस एटम की करेंगे जो हायर नंबर में प्रेजेंट है, हम उसे बैलेंस करते हैं। देन उसकी वजह से जिसमें चेंजेस आते हैं उनको बैलेंस करते हैं। आफ्टर दैट बचे हुए एटम्स को बैलेंस करते हैं। फाइनली हमें एक रिएक्शन मिलती है हमें, जिसमें सारे नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस है, इक्वली बैलेंस है ऑन द बोथ साइड ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हमें क्या करना है, हर मॉलिक्यूल के साइड में ब्रैकेट में उनकी फेज और उसका स्टेट लिखना है। इट मींस कोई सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं S, लिक्विड में प्रेजेंट है ब्रैकेट में L लिखेंगे, अगर वो गैस में प्रेजेंट है तो ब्रैकेट में गैस लिखेंगे। आफ्टर दैट अगर हमें कुछ रिएक्शन कंडीशंस दी गई है, मींस हमारा टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, कोई कैटलिस्ट यूज किया या नहीं, उसे हम एरो के ऊपर लिख सकते हैं। सो आई होप आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और हमारा समझाया गया टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and don't forget to press the bell icon. Thank you so much.